बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आपसे बात करना चाहूँगी फ्यूचर की। अब आप कहेंगे ये कौन सा फ्यूचर है जो इतना मैंने ऑमनस अंदाज में अनाउंस कर दिया है। फ्यूचर से मुराद ये कि व्यूअर्स, हम लोग हमेशा सोचते हैं जब हम छोटे होते हैं, यंगर ईयर्स में, जब शादी नहीं हुई होती, फैमिली अभी आपने नहीं अपनी बनाई होती, आप एक फैमिली सेटअप का हिस्सा होते हैं, तो आप हमेशा सोचते हैं कि यार मेरा फ्यूचर ये होगा। मैं, क्योंकि हम छोटे होते हैं यंगर ईयर्स में, स्पेशली यूथ जो है वो सेल्फिश नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन कुछ हद तक अपनी ज़ात पे ही फोकस करता है। ऑब्वियसली ये यंग होने का एक हिस्सा है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक मैंने कुछ बनना है की काविश। मैं से हम पे बात तब आती है जब शादी होती है, आगे से आपके बच्चे होते हैं, फिर आप सिर्फ अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, फिर आप सोचते हैं अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में। और आपके बच्चों का फ्यूचर जो भी है वो आपके मुल्क का फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि आज का यूथ कल के हमारे लीडर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे मुल्क के नेशन बिल्डर्स बनेंगे, या फिर एक और ज़रूरी बात याद रखना, या फिर हमारी बर्बादी का बायस बनेंगे। देखिए, जहाँ पे यूथ का एक बड़ा पॉजिटिव रोल है और हो भी सकता है मज़ीद, वहाँ पे अगर यूथ को आप मिसगाइड करें या मिसमैनेज करें, अब आप कहेंगे मिसमैनेज, देखिए मिसमैनेजमेंट भी हो जाती है व्यूअर्स। एक एग्जांपल देती हूँ आपको मिसमैनेजमेंट का। छोटे होते हुए बेटों को हमेशा कहा जाता था, पहले वक्तों में जब हम छोटे होते थे, कि मेरा शहजादा, मेरा सोना, बैजा बैजा, नहीं नहीं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बहन को आवाज़ लगा दी, जो बहन 4 साल बेशक बड़ी भी है, कि जाओ भाई के लिए चाय बना के लाओ, जाओ भाई के लिए खाना लेके आओ। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट हमने अपने लड़कों के अंदर डालना शुरू कर दिया कि तुसी शहजादे हो तो कुड़ियाँ ताड़ी गुलामियाँ करेंगी, अब वो चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, वॉटेवर। गलत सोच। क्योंकि व्यूअर्स, आज की दुनिया के अंदर, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वहाँ पे आपका सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है अगर एक बंदा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और वो घर पे ऐसे हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और कहे जी मेरा ख्याल रखें। दुनिया वो रही नहीं है। दूसरी बात, यूथ को राइट डायरेक्शन में भेजने के लिए सबसे पहले आपको यूथ से, इन यंग लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, इनसे कोई ताल्लुक़ बनाना होगा। वो वक्त नहीं रहे जब मैं छोटी थी और एक मतलब जो कहते हैं गंदी घूरी पड़ती थी, तो वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, इंसान की जान ही निकल जाती थी, वो तरा करने लगी थी। पर खैर, सो बात यह कि लिटरली वो जो कहते हैं ना जान ही आपकी निकल जाती थी, और आगे से मतलब आप कहते थे कि यार पता नहीं क्या है, एक गंदी घूरी पड़ने पे ऐसे करके अम्मी की नज़र आती थी और आपकी जान निकल जाती थी। बाप घर में एंटर होता था तो वो, अब वो ज़माना नहीं रहा व्यूअर्स। अब रिलेशनशिप्स बदल गई हैं। देखिए, वक्त के साथ अगर हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, इवॉल्व नहीं करेंगे, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कल मैं आई वाज़ वेरी लकी कि मुझे इंटर्नशिप के कुछ बच्चे थे, उनसे बात करने का मौका मिला है, बिल्कुल साथ ही रेडियो पाकिस्तान में। तो जब मैं वहाँ पे बच्चों से बात कर रही थी, तो मुझे एक बच्चे ने कहा कि एक बात बताएं जुगन आप ही। मैंने कहा बेटा, आंटी या खाला कहो, आप तो बहुत ही छोटे हो, 18-19 साल का होगा, मेरे अपने बच्चे उम्र के। तो कहते आप अपने आप को अप टू डेट कैसे रखती हैं? मैंने कहा क्या मतलब? कहते देखिए, हम लोगों का जो एज ग्रुप है, स्पेशली जेन ज़ी वगैरह के साथ ना, आप लोगों का जो लॉट है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, लेकिन आप अपने आप को अप टू डेट रखती हैं। तो मैं अब करने ये लगी हूँ कि इस गुफ्तगू को कंटिन्यू करने के लिए शेफ़ आमना का साथ मांगने लगी हूँ, इसलिए क्योंकि माशाल्लाह शेफ़ आमना भी मेरी तरह, मतलब उनके अपने बायोलॉजिकल 3 बेटे हैं, तो और मेरे आपको पता है 3 बायोलॉजिकल बच्चे हैं, हमज़ा, हसन है, नूर। देन मेरे 2 बोनस बच्चे हैं, दानिया और कमाल। तो क्योंकि आपस में हमारे मिलजुल के 8 बच्चे हो गए हैं, तो थोड़ा हम आपके साथ अपनी राय भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जान? बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, हम बात करते हैं यूथ की और फ्यूचर की, हम हमेशा ना मशीनी बातें करते हैं। भाई मशीनी बातें, आई मीन कि ये नौकरी करेगा, ये एआई में जाएगा, ये इसमें जाएगा, ये इतने पैसे कमाएगा, ये बिजनेस करेगा, ये करेगा। देखिए, तरबियत तो हर स्टेज पे इम्पोर्टेंट है, और गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। पहले तरबियत डांट के भी होती थी, सजा दे के भी होती थी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मार के भी होती थी। लेकिन अब तो ये माहिर नफ्सियात ने, डॉक्टर्स ने, हर किसी ने ये बात प्रूव की है कि जब आप बच्चों पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई करते हैं, उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा डालते हैं, उनको टॉर्चर बहुत करते हैं, तो वो कहीं के नहीं रहते। बिल्कुल। सो हमारा फ़र्ज़ बनता है
कि हम अपने बच्चों को सिर्फ वो 1 से 7-8 साल की उम्र तक उनकी तरबियत पे फोकस ना करें और फिर उनको मतलब स्कूल्स के में पढ़ने वाली सिर्फ मशीनें ना बनाएं, क्योंकि तरबियत सब तब तक होती है जब तक बच्चे अपने पास ही होते हैं घर में। जब स्कूल जाते हैं पता नहीं क्यों पेरेंट्स को लगता है कि आप स्कूल की जिम्मेदारी है जी, स्कूल ने तो पढ़ाना है, तरबियत तो हमने करनी है। और अगर हम उनकी तरबियत में थोड़ी सी नरमी ले आए, आज के ज़माने की जो नीड है, देखिए आप माँ ज़रूर हैं लेकिन मैंने आपको अपने बॉयज़ के साथ देखा हुआ है, दे आर योर फ्रेंड्स, वो आपके साथ बहुत अदब और तमीज़ से भी पेश आते हैं लेकिन वो आपके दोस्त हैं, वो आपसे गप लगाते हैं, मजाक करते हैं। हाँ, जहाँ पे आपको माँ बनना होता है बन जाती है, लेकिन बेसिकली दे आर योर फ्रेंड्स। आप तो ऐसे बड़ी नहीं हुई, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? असल में ये एक बहुत ही चैलेंज जो है मुझे लगता है मेरी आपकी हमारी जनरेशन को फेस करना पड़ा है, जब हमें एज पेरेंट्स अपने बच्चों की एक पेरेंटिंग का मरहला था उससे गुजरना था। मगर इसमें मुझे लगता है आपका भी बहुत इसमें बिल्कुल इसी तरह का पार्ट रहा है कि हमने वी आर ओपन टू लर्न, हमने खुद को बहुत ज़्यादा मोल्ड किया, हमने उन पेरेंटिंग ट्रिक्स और टिप्स को लेके नहीं चले जो हम पे अप्लाई की गई थी, क्योंकि हमें पता है कि आगे वो जनरेशन नहीं है। वही जैसे आपने कहा कि सिर्फ हमें तो देखना ही काफ़ी होता था, मगर अभी ऑब्वियसली एक पूरा लेक्चर दिया जाए एंड देन स्टिल दे बी लाइक कि वो आपसे आर्ग्यू करेंगे, उनको अपने कन्विंस करना है। बताओ, क्या ये लेक्चर का जमाना है? बिल्कुल। लोगों की इसके ऊपर रिटेंशन कहाँ 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट होती थी। अब कल ही एक यंग मैन ने हमारे प्रोग्राम पे आके बताया कि जी अब ये देखने की जो रिटेंशन है वो 8 सेकंड हो गई है। 8 सेकंड से ज्यादा कोई कुछ देखने के लिए नहीं तैयार, तो माँ की कौन बात सुनेगा? के लिए तो बिल्कुल मतलब जो 10 मिनट का, 15 मिनट का या आधे घंटे का लेक्चर अपने बच्चे को देना है, वो तो 8 सेकंड के बाद उसका माइंड ही चेंज हो बहुत कम हो गया ऑब्वियसली, ये रील्स, शॉर्ट्स, इन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें हमने अंडरस्टैंड की हैं, हमने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ऑब्वियसली उनका भी कसूर नहीं है, वो इसी एरा में जिसमें वो बड़े हो रहे हैं और जो चीज़ें वो फेस करें, तो हम कोशिश करते हैं, मी एज अ मदर, एज अ पेरेंट, बड़ी ज़्यादा ये एक एफर्ट होती है कि उनको उन चीज़ों पे उनको अंडरस्टैंड किया जाए, उनके लेवल पे आके आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि जो आज का दौर है, हम वो मतलब अब जारी बताए हमारे पेरेंट्स का एक होता है माइंडसेट कि हम तो इस तरह से थे या हमारे बच्चे तो ऐसे थे, लेकिन बहुत फ़र्क है। मैं आपको एक अगर इजाज़त दे तो हमजा का मैसेज आपके पास लेके आ रही हूँ, आपकी निगरानी में पढ़ूंगी। ये हमजा का मैसेज है, ऑब्वियसली वो हमारा आपस में मीम शीम चलती रहती है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब बच्चों के साथ आप दोस्ती कर लेते हैं ना, ये हमजा माई जान लिखा हुआ है, राइट? हमजा का ही है, ये वेरीफाइड है। क्या लिखा है इसने, पढ़ दूं? जी जी, of course. Mama, please keep sleeping and rest properly. Don't worry. I'm super proud of you and everything you are doing. Just being at home with you makes my life better. Your body and mind needs rest like everyone else. ये 20 साल के लड़के ने मुझे लिखा है। बेसिकली उसने ये कहा है कि मामा प्लीज़ आप सोती रहें, ना जागे। असल में मेरी सुबह बैक में बहुत शदीद, आपको पता है मेरा बैक का इशू, फिर से उठ गया, खैर वो कर लेंगे, तो सुबह मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो मैं ज़बरदस्ती उठने की कोशिश कर रही थी, तो हमजा ने मुझे मैसेज किया कि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, आप ना करें, आप मेरी वजह से उठ रही हैं, मत उठें, आई प्रॉमिस यू आई विल वर्क आउट। और बेसिकली उसका पॉइंट ये था कि मामा आई एम प्राउड ऑफ यू, जिस तरह आप हर रोज़ उठ के मेहनत करते हैं। ये वो कौन कहता है कि 20 साल के बच्चों में आजकल या 25 साल के बच्चों में एहसास नहीं है, लेकिन पता है क्या है व्यूअर्स, मैंने अपने बेटे को अपनी स्ट्रगल, ये नहीं कि उसको बुरी बुरी भयानक भयानक बातें बताई, लेकिन आमना ने और मैंने अपने बच्चों को अपनी स्ट्रगल में इतना ओवर प्रोटेक्ट नहीं किया। हमने कुछ उनको जानने भी दिया कि हम किन चीज़ों से गुजरते हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल है एज वर्किंग लेडीज, एज मदर्स एंड ऑल दोज थिंग्स। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज हमारे बच्चे हमारी फिक्र उस तरह करते हैं जैसे हम उनकी किया करते थे, और अभी उनकी वो उम्र नहीं है। लोग कहते हैं ना बच्चों में तो एहसास हमारी एज पे आता है, मेरे में नहीं आया था टू बी ऑनेस्ट एट दिस स्टेज। मैं अपने बेटे को देखती हूँ तो मैं अल्लाह का झोली उठा उठा के शुक्र अदा करती हूँ कि या अल्लाह ताला कि they are much mature than us, मतलब हम लोग उस एज में नहीं थे इतने मैच्योर। लेकिन आमना उसमें एक बहुत बड़ा रोल ये था कि हमने ये फैसला किया कि हमने माँ तो बनना है, लेकिन हमने दोस्त भी बनना है, कि कभी कोई मुश्किल वक्त आए, कोई इशू हो,
तो दोस्त यार को आवाज लगाने के बजाय अपनी माओं को दे वो शेयर आवाज, कर ताकि सके, हम हम हमसे कनेक्ट कर सके। मैं कहती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट ये है। अब आप कहें कि वो डर वाला रिश्ता और जान वो माँ नहीं से चलेगा। ज्यादा कौन बच्चे का तहफ्फुज़ करेगा? कोई भी नहीं कर सकता। मौके पे अगर कोई क्राइसिस होता है तो माँ दुनिया का सबसे बड़ा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी, अपने बच्चे पे नहीं डाले उसको देगी। प्रोटेक्ट कर लेंगे। और हम यही हमारी कोशिश भी होती है। और मैं यही कहती हूँ कि बेटा कुछ भी हो जस्ट डू लेट मी नो, मुझे बता दो, हम देख लेंगे, कर लेंगे। तो यही बात सबसे इम्पोर्टेंट है आज की दुनिया में व्यूअर्स, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का एक पॉजिटिव रिलेशनशिप हो हमारे साथ, तो थोड़ा सा हमें अपनी ईगो को, अपनी अना को असाइड करना होगा और याद रखना होगा कि वो उम्र में ज़रूर छोटे हैं लेकिन वो भी मुकम्मल इंसान हैं और उनका भी दिल है, उनकी भी फीलिंग्स हैं। जैसे हम तंग होते हैं, बच्चे भी तंग होते हैं। और स्पेशली इस एज पे जब 20s एंड मिड 20s बड़ा टफ टाइम होता है। सो अपने यूथ के लिए, जैसे हमारी गवर्नमेंट, आप देखें प्राइम मिनिस्टर का जो यूथ प्रोग्राम है, जो उन्होंने एक हब बनाया हुआ है, बल्कि हम मजीद भी इस पे बात करेंगे आगे जाके। बट देखें स्टेट भी कर रहा है, इदारे भी कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है। अब हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम भी अपना रोल अदा करें इन बीइंग अ पॉजिटिव एंड अ हैप्पी इन्फ्लुएंस अपने बच्चों की ज़िंदगी में। ब्रेक के बाद इधर ही वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वो सब लोग जो मुझे कह रहे थे कि मैं गुलाबी में बहुत अच्छी लग रही हूँ, गुलाबी पहनने का रीज़न एक ही था और वो है फूड पैंडा। इसलिए क्योंकि मुझे बाय द वे अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं व्यूअर्स, और मैं अक्सर बात भी करती हूँ और मुझे डांट पिट जाती है कि भाई यू कांट जस्ट टेक अ ब्रांड्स नेम लाइक दैट। बट द पॉइंट इज फूड पैंडा एक्चुअली हम सब की ज़िंदगी का एक इतना अहम हिस्सा बन गया है। पाकिस्तान के जिस कोने में कोई रेस्टोरेंट नहीं डिलीवर करता, वहाँ पे फूड पैंडा ने हमारे लिए आसानी क्रिएट की है। और मुझे सबसे प्यारी बात तो फूड पैंडा की ये लगती है कि उसके साथ साथ जब भी कोई क्राइसिस या कोई प्रॉब्लम आती है तो हमेशा वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डोनेट करने का भी। नाउ द पॉइंट इज़ फूड पैंडा के आज हमारे साथ डायरेक्टर पॉलिसी एंड कम्युनिकेशंस हैं, जो पाकिस्तान में बेसिकली हम लोग कंज्यूमर्स कैसे हम बिहेव करते हैं, डिजिटल इकोनॉमी यानी कि ऑनलाइन जिस तरह हम चीज़ें ऑर्डर करते हैं, प्लेस करते हैं, उसके पैसे वगैरह, और उसकी बदलती हुई टेक्नोलॉजी के बारे में आज हमें गाइड करेंगे। मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि मैं हसन अरशद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, इनसे ये जानना चाह रही थी कि एक तो व्हाट डू वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम फूड पैंडा, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी किस तरह पाकिस्तानी कंज्यूमर यानी कि हम लोगों को रीडिफाइन कर रही है। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है जी। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी ने तो कम्प्लीटली एक लैंडस्केप चेंज कर दिया है पाकिस्तान में। अब आप जैसे देख रही हैं, हर इंडिविजुअल जो है उसके पास एक स्मार्टफोन है, डेटा है, वो एम्पावर्ड है और डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट है कि जी फॉर प्राइस डिस्कवरी, फॉर जनरल एक्सपीरियंस, एप्स आर एवरीवेयर, और यही हम देख रहे हैं। भाई एक खातून अगर घर पे बैठी हुई है, घरेलू खातून है, पहले वो घर पे फंस जाती थी, बंद जाती थी। 100%। उसको टमाटर प्याज चाहिए तो वो घर से नहीं निकल पा रही जी, क्योंकि घर पे बच्चे हैं छोटे, बिल्कुल, या बुजुर्ग हैं घर में ऐसे जिनको नहीं छोड़ा जा सकता। अब जब तक मियाँ घर नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा, सामान नहीं आएगा। बिल्कुल। तो फूड पैंडा ने तो सबसे ज्यादा एम्पावर की है। बिल्कुल जी, और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया। नॉट जस्ट जिन लोगों के पास कैपेसिटी है टू सेंड पीपल, दे ऑल्सो प्रेफर कि जी ऐप पे मंगा लें, बिकॉज जनरली जो मंथली रन्स होते थे या बाई वीकली रन होते थे, मेरा पेट्रोल का खर्चा इतना कम हो गया है, इतना कम हो गया क्योंकि मैं DHA में एक ऐसे इलाके में शिफ्ट हुई कोई 10 साल पहले जहाँ पे इतनी ज्यादा वो जो कहते हैं ना, वो मतलब दुकानें दूर थी, बिल्कुल वो डेवलप हो रहा था, बिल्कुल, क्योंकि दुकानें दूर थी, मेरी जिंदगी अजाब पड़ जाती थी। अगर फूड पैंडा उस टाइम पे ना होता तो मैं कम से कम कोई 1.5 लाख खर्च करती पेट्रोल। बिल्कुल जी। सो पेट्रोल के अलावा जैसे बाइक अब ऑब्वियसली बड़ा एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। हम इलेक्ट्रिक बाइक्स पे भी ऑब्वियसली काम कर रहे हैं, ताकि उसका इम्पैक्ट भी, कार्बन एमिशंस का इम्पैक्ट भी कम हो। बट टू योर पॉइंट, ट्रांसफॉर्मेशन तो रेडिकल है जी, बहुत सिग्निफिकेंट है। हर कोई ऐप पे है। छोटे शहरों में भी, हम पाकिस्तान में तकरीबन 40 शहरों में, सो उन छोटे शहरों में भी हम कंज्यूमर्स को एम्पावर कर रहे हैं। और आपका जो पहला सवाल था जी कि आगे क्या है, आई थिंक ये रेडिकल कंप्लीट चेंज आप देखती रहेंगी जी। फूड पैंडा पहले फूड पे था, फिर हम ग्रोसरीज पे गए, हमने अब ग्रोसरीज को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है। आगे आप और चीज़ें भी देखेंगी। क्विक कॉमर्स एक वर्ड है जो हर कोई यूज़ करता है बेसिकली। भाई लोग ये, मुझे उस दिन किसी ने कहा कि हाय अगर काश फूड पैंडा वाले ही गाड़ियों की भी सर्विस शुरू कर देते तो हम
पूरी तरह से मुतमईन हो जाते हैं। मैं आपको सच्ची सच्ची बता रही हूँ, लोगों जी। की ये एक ख्वाहिश भी है, बिकॉज देखें आप एक ट्रस्टेड नेम है, बड़े लोग आए बड़े लोग गए, जी लेकिन फूड पैंडा कायम खड़ा रहा। अभी तक है, बिल्कुल जी, माशाल्लाह। उस कामयाबी के पीछे क्या राज है? आई थिंक जी कमिटमेंट टू पाकिस्तान एज अ मार्केट। हमारा पाकिस्तान पे ऑब्वियसली एक ग्लोबल कंपनी है, 70 मुल्कों में ऑपरेट करते हैं, मगर पाकिस्तान एज अ मार्केट एक बड़ी अहम मार्केट है। हमने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है और अब हमारा एक बड़ा अच्छा सॉलिड कस्टमर बेस है जिनको हमने अच्छी क्वालिटी डिलीवर की है। सो वी आर कमिटेड टू द मार्केट एंड वी क्रिएटेड अ ब्रांड जहाँ लोग इसको रिस्पेक्ट करते हैं और इस पर रिलाई करते हैं। औरत, मर्द, बच्चे, कम्प्लीटली फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हम सारी तरह इसमें इंटीग्रेटेड हैं। मुझे ये बताएं कि स्मार्ट स्पेंडिंग स्ट्रैटेजीज, यानी कि अक्लमंद तरीके से पैसे कैसे खर्च किए जा सकते हैं आज के इस दौर में, आज के इस महंगाई के दौर में, जिंदा ना रहने वाले अखराजात वाले दौर। जी आई थिंक महंगाई तो जी सबको पता है, और ऑब्वियसली द US ईरान इशू उसने भी कॉम्प्लिकेट कर दिया फ्यूल प्राइसेस। सो आई थिंक जनरली जी कस्टमर बड़ा स्मार्ट हो गया। फ़ोन पे वो ऐप पे प्राइस डिस्कवरी करते हैं, डील हंटिंग करते हैं, टारगेट करते हैं किस चीज़ पे, ग्रोसरीज पे कहाँ पे डील्स हैं ताकि हम उनको टारगेट करें। लग्जरी चीज़ों से हट के लोग डेली नीड बेसिस पे ऑब्वियसली ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हम ऑब्वियसली विद आवर पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स वी ऑल्सो डिलीवर ऑन दोज डील्स बेसिकली टू टारगेट द राइट कंज्यूमर, कि हम उसको एग्जैक्टली वो ऑफर करें जो उन्हें चाहिए and make sense obviously from a platform perspective. आपके नज़दीक एप्स ने पाकिस्तानी घरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में, मतलब मेरे ख्याल से तो हैरत अंगेज़ तब्दीली लाई। बिल्कुल जी। बिकॉज मैंने आई रिमेंबर फूड पैंडा तब डाउनलोड किया था जब वो जो लोग अफोर्ड करते थे बाइक पे या गाड़ी पे भेजना वो नहीं करते थे। जी। मुझे सब ने कहा कि यार ये क्यों डाउनलोड कर दिए, पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी जी। कि बट आप लोगों की लॉन्च से लेके आज तक जो स्ट्रेटजी जो भी रही है वो इतनी ब्रिलियंट रही है कि हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो हैरत अंगेज तब्दीली ऐप से आई है, एक तो आप लोगों का एक रोल बहुत बड़ा रहा है पाकिस्तान में जी, लेकिन मजीद क्या चीज़ें हैं? आई थिंक जी जनरल कंज्यूमर का ना एक सोच उजागर हुई हुई है कि बेसिकली टाइम जो है ना दैट इज़ मनी। अपना टाइम उन चीज़ों पे लगाओ जहाँ पे सबसे ज़्यादा करामद हो और जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू मिले। सो मियाँ बीवी दोनों काम करें, दोनों बिजी हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड टाइम गाड़ी में, ट्रैफिक में, सामान लेने में या मॉल्स में, टू गेट ग्रोसरीज। ऑब्वियसली एक्सकर्शन अगर करना है दैट्स गुड। एक एतबार वाली भी तो बात है ना। Absolutely, अब उसका मुझे गाइड करें कि बिल्कुल जी। देखिए आप लोगों के पास होती हैं डिफरेंट चीज़ें ऑनलाइन, चाहे वो रेस्टोरेंट हो चाहे वो दुकान हो। जी ये कैसे जो बंदा अभी तक, वैसे मैं हैरान होंगी अगर किसी के पास फूड पैंडा नहीं डाउनलोड है, मैं एक्चुअली सख्ते में चली जाऊंगी। अनफॉर्चुनेटली हैं लोग जी, बट तो मतलब जिन्होंने डाउनलोड किया हुआ है, मेरा सिर्फ उसमें ये नहीं मुझे समझ आ रही कि व्हाई शुड समवन डाउनलोड जिसका परचून की दुकान वाले के साथ ताल्लुक अच्छा है। आप समझ रहे हैं? जी नहीं बिल्कुल समझ रहा हूं। अगर दुकान पे ही जाके तसल्ली होती है किसी को, तो वो फिर क्यों इस पे आए? आई थिंक जी जनरल सेंटिमेंट है ना, बिकॉज आपके पास द चॉइस जो आपके पास सामने आ रही है दैट सेकंड टू नन। बिकॉज आप जाके मॉल में या शॉप में जाके बजाय देखो, यहाँ पे यू हैव योर ओन मेन्यू प्राइसिंग, योर ओन लिस्ट, आप उस पर कम्प्लीटली देख सकते हैं कैसे क्या चीज़ कब चाहिए। अब तो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक्चुअली। व्हाट्स आल्सो गोइंग टू हैपन इज़ कि हमारी ऐप में इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूवमेंट्स इन अ वे कि आप जो चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं we'll recognize patterns कि जी आपने ये ऑर्डर किया था, 2 हफ्ते हो गए आपने ऑर्डर नहीं किया, सो द ऐप माइट एक्चुअली पेइंग यू कि यू माइट बी रनिंग आउट ऑफ दिस, सो आप इसको देखें। सो आई थिंक एक So it almost becomes a calendar reminder. Absolutely, क्योंकि but देखिए easy- जब खत्म हो जाती है चीज, जी। उस वक्त बंदा पैनिक में चला जाता है, बट Exactly. इस पे आपको एक प्रीएम्प्टिव नोटिफिकेशन भी मिलेगी। कन्वीनियंस बेसिकली इन्हांस करनी है। और आपका पहला पॉइंट जो था जी कि वाई आर पीपल स्टिकी, देखिए जी क्वालिटी डिफाइंस एवरीथिंग, और हमारा फोकस ग्रोथ परफॉर्मेंस, आपने जो बात की कि जी वाई इज फूड पैंडा डन वेल कंपेयर टू अदर्स, इट्स सिंगल मोस्ट सॉर्ट ऑफ फोकस ऑन कंज्यूमर एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी। सो लेकिन आप कंज्यूमर्स को भी तो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, बिल्कुल जी, जब आप होम बेस्ड शेफ्स और इनको भी लेके आते हैं, एब्सोल्युटली, अगर जो आपको एक्सेस और कहीं पे नहीं मिल रही। बिल्कुल 100%। देखिए घर पे जो बंदा बनाता है वो 99% या तो किसी राइडर के थ्रू आपको भिजवाता है और फिर जिम्मा नहीं लेता कि भाई राइडर ने अगर खराब कर दी चीज तो वो हमारी उनकी प्रॉब्लम बिल्कुल है, जिन्होंने घरों पे responsibility। किया। बिल्कुल। फूड पैंडा पे अगर कोई इशू हो तो उसमें तो फिर आपकी प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस है, रिफंड है। 100% जी। होम शेफ्स की जैसे आप बात करिए 70% औरतें हैं जी, वुमेन एम्पावरमेंट एक बड़ा क्रिटिकल एंगल है, और गवर्नमेंट की इस पे सपोर्ट भी है जी। वी हैव एक्चुअली गॉट टैक्स रिबेट्स ऑन दीज ऑन सम एरियाज You've got female riders also. बिल्कुल, वी गॉट अ फ्यू फीमेल राइडर्स।
द अदर थिंग जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसपेरेंसी है जी। जो ऐप पे हो रहा है इज 100% ट्रांसपेरेंट और टैक्सेबल विद इन द एम्बिट ऑफ गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, व्हिच इज ह्यूज। देखिए फूड पैंडा से जब आप जैसा एक इस स्केल का और लेवल का बंदा, जो आपने माशाल्लाह इतनी बाहर तालीम हासिल की, बाहर से पढ़ लिख के, फिर आपने वेरियस डिफरेंट ऐसी ब्रांड्स के साथ भी काम किया जो इंटरनेशनल स्केल की हैं, तो माशाल्लाह यू आर अ वेरी क्रेडिबल पर्सन। तो हसन अरशद का पैंडा, फूड पैंडा के लिए क्या ख्वाब है? आई वांट टू नो व्हाट योर ड्रीम इज। फूड पैंडा या फूड पांडा जो भी प्रोनाउंसिएशन फर्क होता है। ड्रीम तो बहुत है जी, बट व्हेन वी मतलब आपकी विजन क्या है भाई? आपकी लीडरशिप के अंदर क्या होगा? विजन ये है जी कि वी गेट टू बी इन अ प्लेस जहाँ पे हम आपने ऐसे बात की कि जो नहीं यूज़ कर रहा वो क्यों यूज़ नहीं कर रहा। सो हम पेनिट्रेशन चाहते हैं अक्रॉस द एंटायर सेगमेंट। सो एवरीवन, जितना मैसिव, जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास फूड पैंडा की ऐप होनी चाहिए। बिकॉज हमारा तो ऑब्वियसली बिजनेस है, लेकिन आपकी कन्वीनियंस और आपकी जो टाइम की वैल्यू है, इट्स ऑल्सो वी नीड देम टू रियलाइज हाउ वी आर मेकिंग योर लाइफ ईजियर। सो आई थिंक मैस उसका जो स्प्रेड है एंड अडॉप्शन, दैट्स अ ड्रीम। अगर मैं आपसे ये पूछूं हसन कि आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं रिगार्डिंग फूड पैंडा? देखिए व्यूअर्स, आपको पता है इस बात का कि मैं ऑन एयर तो ऑब्वियसली एहतियात करती हूँ, बट इवन व्हेन आई मेक माय वीडियोस एंड स्टफ, बेसाख्ता मुंह से निकल जाए, और ये मैंने फूड पैंडा से मंगा लिया, मैं अपनी कुकिंग की वीडियोस यूट्यूब पे बना रही होती हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट व्यूअर्स, फूड पैंडा हम सबकी ज़िंदगी का, मैं अगर कहूँ कि हमारी नफ्स का हिस्सा बन गया तो ये बात गलत नहीं है। ऑन अ डेली बेसिस व्यूअर्स, ऑनेस्टली, लाइक मैं मजाक नहीं करी, मेरा तो एक तो मैंने अपने पैंडा उसके अकाउंट के अंदर भी पैसे डाले हुए होते हैं कि कहीं कोई मसला ना हो जाए, क्योंकि व्यूअर्स मौके पे, ये देखिए अभी भी डिलीवर्ड का आया हुआ है, ये कल शाम का डिलीवर्ड का आया हुआ है, मेरे मामा की, मैं ये क्या था, ये मैंने फ्रूट मंगाया था, ये देखें। मैं आप सर आप देख लें, मतलब मैं आपसे गलत बयानी नहीं कर रही। जी जी जी, ये देखें, इट्स अमेजिंग। जी जी बिल्कुल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट। और प्लेटफॉर्म की फी 20 रुपए, ये देख ले, इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि प्लेटफॉर्म की फी 20 रुपए है 9000 के ऑर्डर पे। तो इससे ज्यादा अब आप लोग आसानी क्या हमारे कंज्यूमर के लिए पैदा कर सकते हैं? क्योंकि मैं इधर, आपको पता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह, मैं कहती हूँ ठीक है, अगर उनकी बात करनी है तो आप करवा लीजिएगा, मुझे उस सेगमेंट से परे कर दीजिएगा। क्योंकि देखिए जिस चीज में मैं यकीन नहीं रखती ना हसन, मैं उसके लिए बात नहीं करना चाहती, 100%। क्योंकि वो मुझ पे एतबार करते हैं जी। तो मेरी तो स्टैम्प ऑफ अप्रूवल है एज अ मॉम, दैट्स ग्रेट, एज अ बिग सिस्टर, एज व्हाटएवर, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल ऑन फूड पैंडा। थैंक यू सो मच। आपका क्या पैगाम है? हमारा पैगाम यही है जी, जैसे आपने कहा, हम कंज्यूमर्स को एम्पावर करना चाहते हैं, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छी सहूलत देना चाहते हैं। मेरी सबसे दरख्वास्त होगी कि आप लोग इस ऐप को डाउनलोड करें, यूज़ करें, एक्सपीरियंस का हमें बताएं, और हम जितनी आपके लिए इसमें कन्वीनियंस और वैल्यू लेके आ सकते हैं एज अ बिजनेस, वो हमारा फोकस और प्रायोरिटी है इंशाल्लाह, एंड वील कंटिन्यू टू डू इट। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हसन। बात बड़ी सिंपल है व्यूअर्स, हम इस प्लेटफॉर्म पे, मॉर्निंग एट होम पे, आपको पता है, नाच गाने ये वाली चीज़ें अवॉइड करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि यहाँ से उस चीज़ की बात करें जिससे आपको फ़ायदा हो। अल्टीमेटली मेरी आप लोगों से बड़ी दफ़ा ये बात हो चुकी है, मुझे बड़े लोगों ने कहा प्राइवेट सेक्टर छोड़ के तुम स्टेट चैनल पे आ गई। बिकॉज मैं आप लोगों से बात करना चाहती थी, बिकॉज आप मुझे मैटर करते हैं और फूड पैंडा को भी आप लोग मैटर करते हैं, इसलिए कॉन्स्टेंटली चेंजेस, इनोवेशंस। और आप ये देखें कि वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड्स जो फीमेल एम्पावरमेंट पे बहुत काम कर रहे हैं कि घरों में भी ख़वातीन के लिए आसानी पैदा हो, होम शेफ्स भी, और उसके साथ साथ फीमेल राइडर्स भी। इससे ज़्यादा वो बेचारे क्या करें हमारे लिए? हम एटलीस्ट डाउनलोड करके एक दफ़ा ट्राई तो कर सकते हैं ना, उसके बाद देखते हैं व्हाट हैपन्स। और अगर एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं तो अब ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगी एक मॉम कोच। आजकल के ज़माने में माओं को भी कोचिंग की ज़रूरत है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन में हालतें ख़राब हुई नहीं, अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखती, तो इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से पहले आपको हल्का सा टीज़र दिया था कि हमें एक बहुत ही ब्रिलियंट यंग लेडी ज्वाइन करेंगी जो मॉम कोच हैं, उसके अलावा पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर रुहमा एहसान। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे बताओ, नाम सही है बोला कि गलत? बिल्कुल ठीक बोला, थैंक यू सो मच। अब मैं डॉक्टर साहिबा ही कहूँगी बचने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहले तो मेरी जान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हम इस प्रोग्राम पे
मेंटल हेल्थ की बहुत बात करते हैं, अक्सर लोग हंसते भी हैं कि लगता है कि तुम्हारा नफ्सियात का प्रोग्राम है। लेकिन ऑब्वियसली जैसे अभी ब्रेक से पहले हमने बात की अबाउट एम्पावरिंग वुमेन एंड द वेरियस लाइक यू नो अ सर्टेन ब्रांड। अब हम बात करेंगे माँओं और माँओं की जहनी नशोनुमा की। बिल्कुल। देखिए माँ की भी तो एक मेंटल हेल्थ होती है ना। औरत का एक रोल तो ये है कि वो एक औरत है, राइट? औरत का फिर एक और रोल है जो बिल्कुल ही एक और रोल है, विच इज एन एंटायर रोल, विच इज अ मदर। बिल्कुल। और वो मदर वाली चीज़ में बड़े मसले बन जाते हैं। और आजकल हम इतने डिप्रेशन की कहानियाँ सुन रहे हैं, तो बस इस्तग़फ़ार, सुसाइड अटेम्प्ट्स की बातें सुन रहे हैं, और ज़्यादातर एंड में पता चलता है कि वो कोई एक मजबूर माँ थी। बिल्कुल। सो प्लीज़ टेल मी कि माँ की मेंटल हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? अच्छा जुगन, मुझे लगता है कि अभी इस वक्त जो माएँ हैं वो बड़ी आइसोलेशन में रह रही हैं। इसलिए आइसोलेशन में रह रही हैं क्योंकि हम अपनी मदर से भी अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी एक डिफरेंट ज़िंदगी थी, हमारी एक डिफरेंट ज़िंदगी है। इसलिए इस वक्त हम पे बहुत प्रेशर है। लोग तो हमें जज कर ही रहे हैं, हम खुद भी अपने बड़े स्ट्रिक्ट जज हैं। तो ये सब चीज़ें ना एक मेंटल प्रेशर बना रही हैं। सोसाइटी की तरफ से एक परफेक्ट मॉम का इमेज है जो हमने दिखाना है, हर वक्त अपने आप को भी दिखाना है। यार हम जब खैर आप तो बहुत छोटे हो, बट मैं जब छोटी होती थी तो आई रिमेंबर कि सब माएँ अपने अंदाज से पाल रही थी। सब माएँ अपने अंदाज से पाल रही थी। मामा अगर मुझे किसी तरीके से कहती थी कि जाओ कोने में खड़ी हो जाओ अब 2 मिनट के लिए, तो कोई बीच में इंटरफेयर नहीं करता था। मसला ये है कि अब क्योंकि मेरा 20 साल पहले मेरा बेटा हमजा पैदा हुआ, 20 ईयर्स अगो भी इतनी ज़्यादा तनकीद नहीं थी। अब मेरा बेटा 9 साल का है, हसन और नूर 5 साल की हैं। यार मैं कोई चीज़ ऐसे उठा के ऐसे रख दूँ तो अगर 2 माएँ वहाँ पे खड़ी हुई हैं तो वही सबसे पहले जजमेंट पास कर रही होती है डॉक्टर साहिबा। बिल्कुल, दे विल हैव एन ओपिनियन एंड वेरी हार्श वन। और आपके मुंह पे कहेंगे ओ माय गॉड डोंट डू दैट टू द चाइल्ड। लो जी, आपका बच्चा जिसका आप शायद नुकसान की चीज़ नहीं भी कर रहे, वो सोचना शुरू कर देगा मेरी माँ मेरी दुश्मन है। बिल्कुल। तो ये सब एक मेंटल प्रेशर बहुत क्रिएट कर रहा है। पहले से ही एक हार्मोनल चेंजेस माँ के अंदर आते हैं, वो भी एक एडेड इमोशनल बर्डन होता है। फिर आपकी ज़िंदगी जब पहली दफ़ा आप माँ बनते हो कम्प्लीटली बदल जाती है। अब आपको किसी और के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, किसी और की ज़िंदगी के लिए, खाने पीने के लिए। आई थिंक ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन रोल है। ये सब कुछ अब इस दौर में बहुत बड़ा बर्डन बन चुका है, जिससे हम अब देख रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पेरीपार्टम डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें माँओं के अंदर ख़ुसूसन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम बात नहीं करेंगे ना, जिस माँ को अंदर से ये फ़ील हो रहा है ना, वो इस बारे में किसी को बताएगी नहीं, क्योंकि शायद उसे लग रहा है कि ये मेरा कसूर है, मैं अनग्रेटफुल हूँ, शायद कि मैं ऐसा सोच रही हूँ, शायद मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। तो एक जो उसके दिल में कन्फ्यूजन्स चल रही है ना, उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप पहले बताएं कि अगर तुम्हें ये महसूस हो रहा है तो इट्स ओके कि तुम ये बताओ। मेरी जान, हम तो एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि मेरे अपने साथ हो चुका है। एक दफ़ा डाइनिंग टेबल में, मैं ये नहीं बताऊंगी कौन क्या, बिकॉज ऑब्वियसली वो गिबत हो जाती है, बट मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस। तो मैं बैठी हुई थी तो नूर के बाद ना मुझे बहुत सिवियर पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुई, एंड इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years टू गेट थ्रू इट। बट जिस स्टेज पे मुझे रियलाइज़ हुआ, एंड ऑब्वियसली आई वाज इन थेरेपी एंड ऑल ऑफ दैट, तो मुझे याद है कि एक दिन टेबल पे बैठ के ना सब फैमिली के लोग बैठे हुए हैं, तो मैंने घूम के मैंने कहा कि हाँ लेकिन बंदा क्या करे पोस्टपार्टम डिप्रेशन का, अगर आपका जी नहीं चाह रहा बिस्तरे से उठने का, आपका जिंदा रहने, अपनी ज़ात का ही नहीं दिल चाह रहा जिंदा रहने का। कुछ 4 लोग मुझे पड़ गए, तुम्हें शर्म नहीं आती? किस किस्म की बात कर रही हो? ये वाले ड्रामे और नखरे हमारे ज़मानों में तो नहीं होते थे। और इतनी मुझे बातें सुननी पड़ी कि यार उसके बाद मैं इतना रोई, और 2 हफ्ते तक मैंने उन फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं की। उनको कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें यही सिखाया गया कि मुंह बंद रखो अपना। उनको कुछ नहीं कहा, लेकिन और आज भी शायद उनको नहीं पता होगा, लेकिन मेरा इतना दिल खराब हुआ। मैंने कहा यार मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं इस कर्ब से गुजर रही हूँ, आप मुझे ये याद करा रहे कि तुमने तो बड़ी अल्लाह से दुआएं मिन्नतें करके बेटी मांगी, तुमने अपनी हेल्थ को भी इंडेंजर किया। मैं अल्लाह मियाँ से रो रो के कहती थी मुझे बेटी दे दे। फाइनली अल्लाह का बड़ा करम है, उन्होंने दे दी। लेकिन उस वक्त मुझे डिप्रेशन हो गई थी, और हर बंदा कहे तुम तो ना शुक्री हो, तुम्हें तो बहुता भी थोड़ा पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप
एक बंदी है, वो उसका बच्चा हुआ है अभी और वो डिप्रेशन से गुजरी है, सबसे पहले तो मेरी जान ये बता दो कि इसका क्या करना है, क्योंकि इसमें बहुत मसला होता है घरों में। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। माँ खुद शायद आइडेंटिफाई ना कर पाए, उसके इर्द गिर्द वाले लोगों को भी बड़ा विजिलेंट रहना है, उनको आंखें खुली रखनी है, ऑब्जर्व करना है कि कैसा। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को ज़रूरत होती है, सेम ज़रूरत माँ को भी होती है उसका ख्याल रखने की। उस वक्त उस पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीटली डाल देना कि बस यार फ़ौरन से तुम एक परफेक्ट माँ बन जाओ, हर चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, हर चीज़ तुम्हें ऑलरेडी सीखी सिखाई होनी चाहिए। और जब खातून एक्सपेक्टिंग होती है तो तब तो फिर भी लोग थोड़ा सा प्यार लिहाज लाड करते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है पूरा फोकस बच्चे पे चला जाता है, और वो खातून जो एक जिंदगी और मौत की उससे निकली फेज है। से निकली है, यानी कि बच्चा पैदा करना लिटरली आप जिंदगी और मौत के बीच में होते हैं, कोई गारंटी नहीं होती, मौके पे कुछ हो सकता है और जिस्म जिस चीज़ से गुजरता है, और उसके बाद गोदी में बच्चा डाल दिया जाता है और ये एक्सपेक्टेड होता है कि अब आप 24 घंटे की इस बच्चे की ड्यूटी भी करें। बिल्कुल। और अगर हमें ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि माँ इस टाइम फील कर रही है लो, उसका अगर कभी भी, मैं बड़ी सेंसिटिविटी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, कुछ महीने का है, कुछ सालों का भी है, और अगर कहीं पे आपको महसूस हो रहा है, ऐसा कोई ख्याल दिल में आ रहा है कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या आप बच्चे से डिटैच फील करें, आपको लग रहा है मैं इससे मोहब्बत नहीं कर पा रहा, तो इट्स ओके। उस टाइम पे डॉक्टर से कंसल्ट करना, फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो बात कर रही हैं, एक बड़ा फेमस केस हुआ था अमेरिका में, जहाँ पे एक औरत ने अपने तीनों बच्चों को जहर दे दिया। उसका नया नया बेबी हुआ था, वो बार बार अपने मियाँ को कह रही थी मेरे दिमाग में अजीब अजीब सोचें आती हैं, मुझे बार बार आवाज़ें आ रही हैं, और उसका मियाँ ने कोई ख़ास सीरियस नहीं ले लिया, उसने ये सोचा कि प्रेशर वगैरह ये वो। एक दिन वो गया काम पे, ये यूएस में आई थिंक हुआ था इंसिडेंट, वो घर ऑफिस गया, वो घर आया तो बच्चों समेत बीवी मर चुकी थी, उसने बच्चों को भी मार दिया और ख़ुद भी सुसाइड कर ली। अगर मौके पे उसको ले जाते माहिर नफ्सियात की तरफ तो इतना बड़ा इंसिडेंट ना होता। बिल्कुल। हमारे ना एक्चुअली में मसला ये है जुगन कि माँ और औरत हमेशा केयर गिवर्स हैं, उनकी अपनी कोई नीड्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप आज से 20 साल पहले उठा के देखें तो हमारी अपनी माँओं की पूरी ज़िंदगी सेक्रीफाइस पे बिल्ड है, कुर्बानी पे बिल्ड है, अपने आप को निगलेक्ट करने पे बिल्ड है। इसी वजह से वो आज इमोशनली ड्रेन्ड हैं, वो फैटीग्ड हैं, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड है। कौन सी खातून है जिसको आयरन के, थायराइड के जनरल वीकनेस के, घुटनों के इश्यूज़ नहीं है? क्योंकि सारी ज़िंदगी कभी उसका फोकस सोसाइटी ने भी और उसने अपने आप पे भी अपने पे जाने ही नहीं दिया। हमेशा उसे परफेक्ट सेहत में रहना होता है क्योंकि उसने अपने बच्चों का ख्याल रखना होता है, अपने खावंद का ख्याल रखना होता है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना होता है। आज हमें ये इंट्रोड्यूस कराने की बहुत ज़रूरत है कि आप एक खाली कप से कब तक दूसरों का कप भरते रहें। You can't pour from an empty cup, guys। वही वाली बात है जो हम हमेशा इस प्रोग्राम पे करते हैं कि देखें, जहाज़ पे ऑक्सीजन मास्क गिरता है, सबसे पहले आपको कहा जाता है खुद पहनो, उसके बाद दूसरों को पहनाओ, चाहे आपके साथ बुजुर्ग और बच्चे क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपका अपना सांस रुक रहा है ना, आप किसी को ऑक्सीजन मास्क लगाने की कोशिश भी करेंगे, लगाते लगाते आप भी ख़त्म हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अपना लगा लेंगे तो 15 लोगों को और ऑक्सीजन मास्क आप लगा सकते हैं। बट द फैक्ट इज़ अपने ऊपर इनवर्ड ज़रा फोकस करेंगे तब ना। और ये बड़ी प्यारी बात डॉक्टर साहिबा आपने कही, एंड योर माशाल्लाह मच यंगर देन मी, मेरी बच्चियों की तरह हैं आप। द पॉइंट इज़ एट द एंड ऑफ द डे जान, यही तो बात मुझे भी ले डूबी। अभी मैं चल रही थी तो आपने मुझे कहा कि बैक का इशू, व्यूअर्स को पता है, मैं हर रोज़ तो हम साथ होते हैं ऑन एयर, तो बात यह है कि बैक का मेरा इशू सारा कुछ क्यों बिगड़ा। उस वक्त हमजा ने कनाडा जाना था, उसकी यूनिवर्सिटी की जाने की तैयारी हो रही थी, मेरी कमर टूट गई, मैंने फोकस नहीं किया, मुझे बस ये था कि बच्चे को भेजूं करूं, टूटी कमर के साथ कनाडा भी गई, हड्डी गलत जुड़ गई। अब 2 साल बाद अभी भी तड़प रही हूँ और बेटा मुझे बार बार कहता है यार मामा मैं 6 महीने बाद चला जाता। ये अपने साथ आपने क्या कर लिया। तो जिसके लिए किया वो भी इस चीज़ पे दुखी है कि यार व्हाट डिड यू डू। सो व्यूअर्स प्लीज़ प्लीज़, एक ऐसी माँ से जिसने कॉन्स्टेंटली बच्चों को प्रायोरिटी पे रखा और अब अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना शुरू हो गई है, टेक इट फ्रॉम मी। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं और ब्रेक के बाद हम ये गुफ्तगू इनके साथ कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जल्दी से आमना इलियास से भी बात कर रहे थे। कहती है कि आज मुझे सिर्फ हेलो कह के मेरी राय लेनी थी माँ होने के ऊपर, या मेरे से ये भी पूछना था कि मैं बना क्या रही हूँ। कहती है मेरी रोजी रोटी तो हलाल कर दो। जी बहन, आप भी बताइए। जी, आज हम बहुत ज़बरदस्ती आलू की ताहिरी बना रहे हैं और बस ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार होने वाली है, और साथ में रायता और सलाद बिल्कुल रेडी है आपके लिए। और बेसिकली ये आलू वाले जिसको हम चावल जी कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ज़रूर दूंगी कि व्यूअर्स, नो डाउट अगर आप साथ में दही भी देते हैं और आप सैलड भी देते हैं तो एक तरह से मुकम्मल है, लेकिन अगर एक साथ बच्चों को शामी कबाब दे दें या कोई एक प्रोटीन की चीज़, या इवन अगर साथ आप एक बॉइल्ड एग को चॉप करके डाल दें अंदर, तो उससे होगा ये कि प्रोटीन समेत ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड मील बन जाएगी। आलू भी सिंपल कार्ब है और चावल भी सिंपल कार्ब है, तो जब उसकी कॉम्बिनेशन हम करते हैं तो मज़े का तो बहुत होता है, लेकिन साथ में अगर थोड़ा सा कोई प्रोटीन का थोड़ा सा कीमा दे दिया, बेशक इवन थोड़ी सी दाल दे दी, तो आपका प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सही हो गया? थैंक यू सो मच। और ये बड़ी फेवरेट होती है लोगों की। जी बहुत। अच्छा जी, मुंह में पानी भी आ गया ना। उफ, चावल, और वो भी आलू वाले चावल, हाय। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द पॉइंट। अच्छा, एक हम ब्रेक में बात कर रहे थे थोड़ी सी फैट शेमिंग की। देखो, प्रेगनेंसी का अमल भी जो होता है डॉक्टर साहिबा, वो भी तो हमारे साथ बाय द वे एक बहुत ही बेहतरीन मॉम कोच हैं, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं। बहुत देर इन्होंने थोड़ा सा अपने करियर में पिवट भी किया, हम ब्रेक में ये बात भी कर रहे थे। डॉक्टर रोमा एहसान हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर साहिबा, टेल मी कि ये जो देखो औरत का ना डिप्रेशन का और मेंटली डिस्टर्ब होने का फेज़ प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाता है। जो टाइम एक औरत का अपने बच्चे के साथ कोख में बॉन्ड करने का टाइम होता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। माशाल्लाह आप भी माँ हैं 2 बच्चों की, लगता नहीं है, अभी तो खुद छोटी सी बच्ची हैं। तो मुझे कहा ब्रेक में कि मेरा माय ओन चाइल्ड इज 6 years old एंड हाउ ओल्ड? एंड 1.5। तो देखिए ना, शी इज़ अ न्यू मॉम ऑल्सो, एंड देन ऑल्सो इनका 6 साल का बच्चा है, एंड शी इज़ अ यंग मदर। आपका भी शायद वेट बढ़ा था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बिल्कुल। अपना ही एक्सपीरियंस डॉक्टर साहिबा, क्योंकि लोग कहते हैं डॉक्टर आके बात करते हैं, इनको क्या पता, आप खुद गुजरी हुई हैं, तो प्लीज़ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। अब ये जो बॉडी वेट है, ये एक अब समझ आ गया है हमें साइंस को कि ये बहुत सारी चीज़ों का मजमूआ है। आपके जेनेटिक्स, आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, व्हाटएवर, ये इसका एक बहुत रोल है। और फिर फीमेल्स में एक बहुत बड़ा पार्ट है हार्मोन्स का। तो इतने बड़े चेंज आपकी बॉडी में आ रहे होते हैं जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, आप बच्चा है, और आपकी हर चीज़ इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होती। तो हमें ना सिर्फ एक बड़ा काइंड होने की, एक रहमदिल इंसान होने की ज़रूरत है, एक होने वाली माँ की तरफ, कि इसको जो भी कहेंगे ना, इसके अंदर हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि इससे हमें 10 times हाइटेंड फील होगा। इसके इमोशंस बहुत इस टाइम राइस में हो सकता है। हम उसके हो सकता है आपकी अम्मी ने आपको प्यार से जब वैसे कहती हूँ कि बेटा ज़रा मोटी होगी और वजन कंट्रोल कर लो, नहीं कहना चाहिए, लेकिन चलो माँ बेटी का तो अपना ताल्लुक है ना, हम कौन है बोलने वाले। अब वही माँ जब प्रेगनेंसी के 7वें महीने में आपको कहती है बेटा बहुत मोटी हो गई हो, तो फिर धाड़े मार के बंदा रोना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ से दुश्मनी है, उस वक्त हमें उस बच्ची की तरफ सेंसिटिव होना है जो इस कंडीशन से गुजर रही है। बिल्कुल, उस बच्ची को भी नहीं पता उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो वो खुद ही पहले परेशान है कि मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, मेरा बच्चा आएगा दुनिया में, पता नहीं मैं कैसी माँ बनूंगी, मैं दोबारा अपनी शक्ल पहचानी नहीं जाती शीशे में, आपको अपने कपड़े पूरे नहीं आ रहे होते, एक सब कुछ बहुत तेज़ी से बदल रहा होता है। तो उस वक्त अगर लोग इतने इनसेंसिटिव होके, इतने बेरहम होके उस वक्त भी अगर कमेंट कर दें कि आपका वज़न ज़्यादा हो गया, ये इवन आपका नया बच्चा हुआ है, आप उस वक्त सीख रहे हो उसकी देखभाल कैसे करनी है, और आपको किसी ने कह दिया ओह अभी तक तुमने अपना वज़न कम नहीं किया, तुम्हारा बच्चा तो 2 महीने का 3 महीने का हो गया, तो आई थिंक ये सबसे ज़्यादा जालिम बात होगी। शायद आपकी इंटेंशन अगर ऐसी नहीं भी है, आप उसका अच्छा ही चाहते हो, लेकिन वो खुद बहुत सेल्फ अवेयर है अपने चेंजेस से। अब देखो, अभी तो हम जहन की बात करें। आमना, मैं आपका ज़रूर इस चीज़ में ओपिनियन चाहूँगी कि आमना, बल्कि आप जब व्हेन यू वर, अब 3 बच्चों की माँ होने के नाते, आपको सबसे ज़्यादा टफ चीज़ मुआशरे की तरफ से क्या लगी? सबसे पहले तो यही होता है कि ऑब्वियसली हम लोग, मुझे लगता है कि शायद माशरा हमें उतना जज नहीं करता जितना प्रेशर हम खुद पे ले लेते हैं। ऑलरेडी हम बहुत सोच रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, हम
एक अच्छी माँ बन के उस तरीके से ले पाएंगे, चल पाएंगे या नहीं। एंड देन अगेन जो एक फैमिली प्रेशर और एक आपकी जो एक मुझे लगता है एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ना, या शायद जो फैमिली नहीं भी होती, उनकी तरफ से जो एक प्रेशर आता है बहुत सारी चीजों को लेके। हर फंक्शन पे आती थी, हुन ते बच्चे हो गए ने ते घर वाली हो गई है ते हुन आंदी नहीं है, ये भी तो कुछ नहीं है, फिर वो उस तरह से टाइम नहीं देती है, उस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जाहिर बात है वो एक चेंज तो आएगा, आपकी एक और आपकी प्रायोरिटी आपकी औलाद बन जाती है। बिल्कुल, तो वो इस चीज का ना मार्जिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें बहुत कम मिलता है, शायद एज बीइंग अ मदर। यानी कि मेंटल, सोशल और फिजिकल लोड। जी डॉक्टर साहिबा, इस पे आप अपनी राय दे के देखें। 3 बेटों की माँ होना, या 3 किसी भी किस्म, बेटे हों बेटियां हों, जिस भी जेंडर के हों, बच्चों की माँ होना, उसको भी लेके चलना, एक वर्किंग लेडी भी होना, जिस्मानी प्रेशर अपनी जगह, जहनी प्रेशर अपनी जगह, फाइनेंशियल प्रेशर अपनी जगह, ऊपर से सोशल प्रेशर भी। तो ये किस तरह अब आप लोगों को गाइड करें कि अपने आप को कैसे हैंडल करें, क्योंकि ये चारों चीज़ें हम कैसे ख़त्म करेंगे? बिल्कुल, ये हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ पता क्या है कि हम हमेशा वही बात सेल्फ केयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। अगर सेल्फ केयर क्या है ये भी तो नहीं समझ आती। औरतों को कहती है सेल्फ केयर मैं बच्चों को खाने पे लेके जा रही हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है सेल्फ केयर जैसे आप अपने मियाँ की पसंद का खाना बनवाते हैं, अपने बच्चों की पसंद का खाना बनाते हैं या बनवाते हैं, तो आप अपनी भी पसंद का खाना बनवाएं। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा एंड पे खाना ना खाएं, अगर आपको लगता है कि आपको भी आज रेस्ट की ज़रूरत है, आप बीमार हैं, तो वो आप अपने हस्बैंड को कम्युनिकेट करें, उसे बताएं कि तुम्हें ये टाइम निकाल के आज शायद बच्चों की ये जिम्मेदारियां तुमने पूरी करनी है, बिकॉज उसकी ओनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपका को पेरेंट है, वो सिर्फ सपोर्टिंग रोल में नहीं है आपके, तो बड़ा ज़रूरी है कि आप उसको ओनरशिप दे भी रहे हो। ऐसा हमेशा नहीं होता कि हस्बैंड लेता ही नहीं है, शायद ख़वातीन कुछ ज़्यादा अपने साथ, क्योंकि सोसाइटी ने बताया है ना उन्हें कि आपने ही करना है और आपने ही हमेशा परफेक्ट होना है। उससे होता ये है कि ये जो फिज़िकल लोड के साथ जो मेंटल लोड है ना, फिज़िकल लोड तो शायद वो कुछ देर आराम कर लें 1 घंटा, लेकिन वो दिमाग की प्लानिंग है ना कि बच्चों के एग्जाम्स के स्केड्यूल, देन डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। भाई देखो, मियाँ को जुकाम है, उसने किया तो आपने नहीं आप लेट जाए, आप ना जाए, आप बीमार हो जाए, आप नहीं आप रेस्ट करें। मियाँ की छुट्टी भी करवाएंगी, उसकी तिमारदारी भी करेंगी, उसको यखनियाँ भी पिलाएंगी, खिचड़ियाँ भी बना के देंगी, केला दही भी देंगी, अगर पेट ख़राब है। मैं ये सारे नखरे मैं अपने मियाँ के उठाती हूँ। लेकिन जब मैं बीमार होती हूँ तो अगर फैसल कह भी देते हैं कि जानी लेट जाओ, तो मैं कहती हूँ कौन करेगा ये सब कुछ। एग्जैक्टली। लेकिन बात ये है कि मैं नहीं करूँगी तो कोई तो कर ही लेगा ना बहन, कोई तो कर ही लेगा। बिल्कुल। तो योर मैसेज टू वुमेन राइट नाउ। ओके, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने आप को भी एक इंसान समझें, आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं। अपने आप को जज करना छोड़ दें। कोई परफेक्ट मॉम, कोई गिल्ट और फैक्ट को अलहदा करें एक चीज़ से। आपको पता है कि आप भी अपने लिए टाइम निकालेंगे, आप इमोशनली रेगुलेटेड एक सेहतमंद इंसान होंगे तो आपके बच्चे सेहतमंद होंगे, वरना आपकी फटीग, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब आपके घर में नज़र आएगा। आप बच्चा जो है वो सबसे पहले माँ का जो इमोशनल रेगुलेटर माँ उसकी होती है, और वो सबसे पहले उसको फील कर लेता है। आप एंग्शियस होंगे, वो एंग्शियस होगा। तो अपने लिए वक्त निकालें। ये आपको पता है आपको क्या पसंद है, अपनी आइडेंटिटी का कोई एंकर रखें, कोई छोटी सी हॉबी, कोई चीज़ जिसे आपको लग रहा है कि आप माशरे का एक खुद भी आप एक सिर्फ माँ की हैसियत से नहीं, आप एक इंसान की हैसियत से भी माशरे का एक इम्पॉर्टेंट फ़र्द हैं, वो काम करें। एक्सरसाइज के लिए 10 मिनट निकालें, 15 मिनट निकालें, आप किसी दोस्त के साथ बात करने के लिए वक्त निकालें। अपनी ज़ाती ज़रूरतें आपको बेहतर पता है, आप उसे आइडेंटिफाई करें और उस पर इन्वेस्ट करें, उस पर टाइम लगाएं और वो काम करें जिससे आपको लगता है कि आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट है। आप अगर खुद खुश होंगी, सेहतमंद होंगी, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगी, तो आपका घर और आपके बच्चे इमोशनली रेगुलेटेड होंगे। हम उन्हें सिखाएंगे कि आपको भी अपनी केयर आप इसलिए करें ताकि कल को वो भी अपनी केयर करें, अपने आप को इग्नोर ना करें। Thank you so much. God bless you. And inshallah, Dr. Saiba, we will meet again. And next time हम specific चीज़ों पे बात करेंगे। इंशाल्लाह। Postpartum depression को कैसे काउंटर करें। आगे जाके we'll talk about एक औरत जिसके अब बच्चे बड़े हो गए हैं। बिल्कुल। और अब वो empty nest syndrome, देखिए बड़े स्टेजेस होते हैं। एक औरत मेनोपॉज से गुजर रही है। Exactly. और उस दौरान उसकी एम्प्टी नेस्ट में भी। सो इन सब चीज़ों पे हम
अब एक एक मेरी कोशिश ये थी कि आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं टू द व्यूअर्स और इंशाल्लाह आगे हम आपको तंग करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, इट वाज एन ऑनर। सो व्यूअर्स, हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 2014 में इसका आगाज़ हुआ, इस पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया जा रहा है। इसकी डिटेल्स और सारी चीज़ें हमारे गेस्ट ही देंगे, क्योंकि इतने ब्रिलियंट और अकम्पलिश्ड लोग हैं कि इतने कम टाइम में मुझे चुप ही रहना चाहिए और इनको बोलने देना चाहिए। हमारे साथ बहुत ही ब्रिलियंट एंड आई हैव टू से कि मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हमारा कोई क्वेश्चन होता है, जब भी हमारी कोई क्वेरी होती है, कोई बच्चा यहाँ पे भी कोई यूथ मतलब पंजाब टास्क फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बात करके जाए, हम इनको मैसेज भी करके सवाल करें तो इमीडिएटली ये उस चीज़ को ओवरसी करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी टास्क फोर्स और जो स्किल डेवलपमेंट पे ये काम करते हैं, इन्होंने टेक्नोलॉजी से लेके ऑन ग्राउंड नौकरियों तक की जो अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए क्रिएट की हैं। अभी ब्रेक में मैं भैया को यही कह रही थी, अदनान अफजल चट्टा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर नाम ही ऐसा है कि ज़बान लड़खड़ा जाती है। चट्टा साहब हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत ही प्यारी पर्सनालिटी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चेयरपर्सन ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब टास्क फोर्स ऑन स्किल डेवलपमेंट। सर, बड़े कम लोग हैं जिनको आप कहें कि जी हमारा ये आपसे सवाल है और वो हमें ना सिर्फ जवाब दे बल्कि फिर उस पर इंक्वायरी भी करें। और ये आप सिर्फ हमारे साथ नहीं, हर किसी के साथ करते हैं, चाहे आवाम का कोई बंदा भी आपके ऑफिस में एंटर हो जाए। सो थैंक यू एज अ पाकिस्तानी एंड एज अ पंजाबी, आई वुड लाइक टू थैंक यू। देन वी हैव विद अस ए ब्रिलियंट पर्सन, स्माइलिंग फेस, ब्यूटिफुल पर्सनैलिटी, वेरी वेरी अकम्पलिश्ड पर्सन, and that is why he is the chairman of the Punjab Vocational Training Council, PVTC, Government of Punjab, Khalid Masood Chaudhary साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, आपसे ही बात का आगाज़ करके देन विल कम टू यू सर, बिकॉज जो स्किल डेवलपमेंट हो रही है पंजाब में, आई थिंक वो एक रोल मॉडल बन सकती है पूरे पाकिस्तान के लिए। आई डोंट मीन दैट इन एनी नेगेटिव वे, उन किसी को डाउन नहीं कर रही, सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर एक एग्जाम्पलरी काम हो रहा है किसी भी एरिया में पाकिस्तान के, तो वो एक हमारे लिए मॉडल बन सकता है फॉर द एंटायर कंट्री। सिंध में भी बहुत सी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, हम अडॉप्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑल कलेक्टिवली वन। सो इवन दो हम पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूअर्स बात कर रहे हैं, आप भी अपने अपने एरियाज़ में चेक करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट जनरली ऊपर नीचे अबाउट द सेम है। जी खालिद साहब, आज का दिन मनाने का मकसद क्या है? देखिए, ये जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे है, ये 2014 को UN जनरल असम्बली ने पास किया था। एक हमारे साउथ एशिया के मुल्क हैं, आइलैंड कंट्री, उन्हीं की जो है वो सजेशन पे। तो मकसद सर इसका ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट है, इसको एक तो हाईलाइट किया जाए इसकी इम्पोर्टेंस को, दूसरा है यूथ को जिसके बारे में बताया जाए कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ इन स्पेशली इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस। तो इसमें बच्चों को अगर वो स्किल सीख लें तो उसमें एम्प्लॉयबिलिटी भी जो है उनकी रिस्पेक्टेबली ज़्यादा हो जाती है, और वर्क प्लेस पे जो एथिक्स हैं उसके बारे में भी बताया जा सकता है, और जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इकॉनमी में बैरून मुल्क जाके या अंदरून मुल्क जो है वो अपनी सर्विसेज दे के। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हाईलाइट करने के लिए आज का दिन मनाया जाता है। लेकिन अदनान साहब, इसी बात यही सवाल, बट इसमें एडिशन सिर्फ मैं ये करना चाहूँगी कि बिकॉज यू आर बोथ रिप्रेजेंटिंग यू नो आवर स्टेट, आवर गवर्नमेंट, ऑल ऑफ दैट, तो मेरा जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा यही बनता है कि ये तो माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती अपने घर के यूथ की स्किल डेवलपमेंट करना, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इतना क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रही है? मैं ना आपसे दो चीज़ें शेयर करता हूँ कि अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लेटेस्ट जो सर्वे आया उसमें उन्होंने कहा है कि 2030 तक 39% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स का स्किल सेट चेंज हो जाएगा। 39% ऑफ द ग्लोबल वर्क फोर्स स्किल सेट जो है बाय 2030 चेंज हो जाएगा। और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये कह रही है कि 2030 तक हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल नीड टू बी री स्किल्ड एंड अपस्किल्ड। ये क्यों हो रहा है?
अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है इसने पूरी डायनामिक्स चेंज कर दी हैं। लोग समझ रहे हैं कि शायद ये मुझे इफ़ेक्ट नहीं करेगी। एआई हर एक इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करने जा रही है और उससे भैया आप लोगों ने गवर्नमेंट को टोटल डिजिटाइज कर दिया और एआई पे ले आए जी आप लोगों ने, तो वो भी अगर ना इम्पोर्टेंट होता तो व्हाई वुड द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, व्हाई वुड द लीडर्स अलाउ दैट? यस, एआई इज़ अ न्यू रियलिटी इन विच वी हैव टू लिव। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितनी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। कंपटीशन फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में कंपटीशन ये नहीं होगा कि आप एआई यूज़ करते हैं या आप एआई यूज़ नहीं करते। कंपटीशन होगा कि कौन बेहतर एआई यूज़ करता है। दैट इज़ द चैलेंज क्योंकि गोइंग टू बी। करंटली तो एआई की मेमोरी है 2 सेकंड की, जी तो आपका राइट सर के गलत कह रही हूँ? नहीं, एआई की मेमोरी बहुत है। एआई की मेमोरी बहुत है। ये आपने अगर आप छोटा सा एआई टूल यूज़ करते हैं, सॉरी मैं बात करी थी वो मीडिया में जब हम फिल्म मेकिंग वगैरह करते हैं उसमें अभी जो करंट टेक्नोलॉजी है वो एग्जांपल मैं दे रही थी, सॉरी अबाउट दैट, आई शुड बी क्लियर। तो उसमें वो कल हमारे प्रोग्राम पे आए, वो एक मूवी निकल रही है ऐनक वाला जिन, उन्होंने यही कहा कि जी पूरी दुनिया में इस वक्त 2 सेकंड की एक रिटेंशन होती है एआई की, और उसको बनाना और सारा कुछ करना। अब मसला ये है सर कि जैसे कि मैं ये भी बात कर रही हूँ ना, मेरी नॉलेज क्लियर नहीं है और मैं डेली प्रोग्राम कर रही हूँ, तो ये एक समझने वाली चीज़ है, ये सीखने वाली चीज़ है। ये नहीं है कि आप ऑनलाइन जाएंगे यूट्यूब पे और जैसे हम लोग सिलाई कढ़ाई सीख लेते हैं, मैं इस तरफ आना चाह रही थी। तो इसको प्रॉपरली सीखना क्यों ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी और आप लोगों के स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स के लिए भी? जी सर। मैंने आपको कहा ना कि एआई के बगैर एफिशिएंट वर्कर आप बन ही नहीं सकते। आप किसी भी इंडस्ट्री में एआई आपका काम करने का स्टाइल, स्किल सेट, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी चेंज कर देगी। और एआई एजेंटिक टूल्स जो आ गए हैं, जो वर्चुअल एजेंट्स होंगे, वो बहुत सारा काम ऑटोमेशन पे ले जाएंगे। तो वो ऑटोमेशन जो होगी ना, इससे हमें घबराना नहीं है सर, क्योंकि लोग डरते हैं नौकरियों पे, आपको पता है पिछले दिनों भी एक अजाब बना हुआ था। हाँ, लेकिन इससे ना घबराना नहीं है। नेचर ऑफ द टास्क चेंज होने जा रही है और उसके लिए हमें एडवांस प्रिपेयर्ड होना चाहिए कि जो हमारा प्लम्बर है उसको भी एआई टूल्स यूज़ करने होंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिशियन है उसको भी। कसम मैं अभी यही कहने लगी थी, मैं इधर जब जाने थी आपकी तरफ सर, तो मैं ये कहने लगी थी हाँ, लेकिन एक प्लम्बर को, तरखान को या बिजली इलेक्ट्रिशियन को क्या ज़रूरत है एआई की? वो तो फिर भी सिर्फ ये नहीं सीखेंगे कि किस तरह करना है। हर एक की नेचर ऑफ जॉब चेंज हो जाएगी। आर्किटेक्ट की, लॉयर की, डॉक्टर की, प्लम्बर की, इलेक्ट्रिशियन की, हर एक की। एवरीबडी विल स्टार्ट यूजिंग एआई टूल्स। उससे उनकी एफिशिएंसी एंड नेचर ऑफ डिलीवरिंग टास्क चेंज हो जाएगा। और उसके लिए हर शख्स को, आपको, मुझे, चेयरमैन साहब को अपस्किल करना पड़ेगा, रीस्किल अपने आप को करना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को करना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव्स को करना पड़ेगा, डिसीजन मेकर्स को करना पड़ेगा, लीडर्स को करना पड़ेगा, वोकेशनल वर्कर्स को करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है। हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त जो हमें इन्वेस्ट करना है वो सबसे ज़्यादा अपनी यूथ में और अपने यंग पीपल में इन्वेस्ट करना है। ओके सर, तो हाउ टू डू इट? जी, हाउ टू डू इट, आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं सर? आपका तो एक इतना बड़ा पोर्टफोलियो है। सो नहीं, जो चेयरमैन साहब का और मेरा जो है ना, ये पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक अदारा है। जी, हमारा एक अदारा है। स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट में पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल है, टेप्टा है, पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड है, पंजाब स्किल्स, अब तो आप समझ गई हैं, पीएसडीए है। तमाम स्किल्स डेवलपमेंट के स्टेक होल्डर्स को मर्ज करके स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट कायम किया गया। लेकिन मैं आपको, क्योंकि चेयरमैन पीवीटीसी आज यहाँ बैठे हैं, तो ही विल एंडोज माई पॉइंट कि लास्ट 1.5-2 ईयर्स में जब से चीफ मिनिस्टर पंजाब आई हैं, पीवीटीसी का पूरा प्रोफाइल चेंज हो गया। वही तो पूछ रही हूं कि वहां पे हो क्या रहा है। ये पहले उशर एंड ज़कात के पास होते थे, इनकी टोटल फंडिंग 400-500 मिलियन रुपीस होती थी ना करें जी। हाँ, और वो भी बेचारे स्ट्रगल करते रहते थे कि यार पता नहीं इस साल हमें ज़कात से 400 मिलना है कि नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये स्किल सिटी जो बनने जा रहा है, उसमें ये पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जो है, पंजाब क्लीनिंग केयर स्किल सिटी, पंजाब क्लीनिंग केयर लॉजिस्टिक्स एंड प्रोटेक्शन एकेडमी स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने जा रही है, जिसमें ये 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग विद द ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ क्लीनिंग सर्विसेज के साथ मिलके लॉजिस्टिक्स की, सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी की ट्रेनिंग्स, और उसमें हॉस्पिटैलिटी, और इसके अलावा आपकी केयर, एल्डरली हेल्थ केयर गिवर्स। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो IMF की फिगर्स हैं, IMF ने कहा कि जो यूरोप में इस वक्त 1.2 मिलियन डॉक्टर्स, नर्सेज, मिडवाइफ्स और एल्डरली हेल्थ केयर गिवर्स की कमी है।
तो इसमें हम पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल में मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि ये सारे आपको इनिशिएटिव्स बताएं जिस पे इनको फंडिंग मिली है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इनको अनलिमिटेड जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए हैं। इस साल ये जितने इनिशिएटिव्स लेके आए थे, इनके वर्क बेस्ड ट्रेनिंग्स हैं, एक बहुत मॉडल इंस्टीट्यूट बनाने जा रहे हैं, क्लिनिक केयर एकेडमी बनाने जा रहे हैं, अपनी लैब्स अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल को आप बहुत जल्दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बड़ी डायनामिक वोकेशनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। और इनकी जो अगला जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम, क्योंकि पंजाब उन दुनिया के चंद एक खितों में है जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब ये अपॉर्चुनिटी भी थी, चैलेंज भी था। चैलेंज इसलिए हो जाता कि अगर हम इनमें इन्वेस्ट ना करते। अपॉर्चुनिटी ये है कि अब हम इनमें इन्वेस्ट करें, इनकी स्किलिंग, इनकी स्किल सेट में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं और इनको हम मैन पावर एक्सपोर्ट में लेके जाएंगे। पंजाब को हब बनाएंगे स्किल्ड मैन पावर एक्सपोर्ट का। और सर आप उसमें इसको उस जबान में समझाएं जो मेरा व्यूअर भी समझेगा, बच्चों को, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको पता है, जो मिसमैनेज होती रही है और लोग इलीगल तरीके से करते रहे हैं और उसकी वजह से लोगों के बच्चे मरे भी हैं, गायब भी हुए हैं, जेल भी हुए हैं और अभी तक तलाशे गुमशुदा भी हैं बहुत से। मतलब जवान लोग मिसिंग है, पता नहीं है कि गए थे कहीं काम करने। तो सर ये समझा दें। ये पूरा एक ना स्किल्स इकोसिस्टम बनने जा रहा है जिसमें इस दफ़ा पंजाब इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन विजन जो है वज़ीर-ए-आला पंजाब का, उसमें हम जो है वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको आप कहते हैं कि टैलेंट डेवलपमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें बच्चों को ट्रेनिंग करवाएंगे, फिर उनकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होगी। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है कि जब ये बच्चे डेस्टिनेशन जिस मुल्क में जाना चाहते हैं, जीसीसी में या यूरोप में, वहाँ पे अगर इनकी ट्रेनिंग जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है तो फिर इनको दोबारा एक पूरे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अभी से ये एम कर रही है और इन्वेस्ट कर रही है कि इनकी डुअल सर्टिफिकेशन हो, एक सर्टिफिकेशन हमारी लोकल हो, साथ ही दूसरी सर्टिफिकेशन हो जो दुनिया में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जाना होता है तो वो यूएस असेंबली का एग्जाम देते हैं। अभी मैं डॉक्टर साहिबा से ब्रेक में यही डिस्कस कर रही थी कि उनके हस्बैंड ने यूएस, वो कह रही थी बाहर जाने का कह रहे हैं, तो मैंने कहा, उन्होंने कहती है जी जी यूएस असेंबली के पेपर दे चुके हैं। बट वही वाली बात है ना, हमारी अगर तो बहुत सी यहाँ पे जो सर्टिफिकेशंस होती थी वो ऑथेंटिक जगह से नहीं होती, नहीं, स्टेट ऑथेंटिकेटेड प्लस उसके साथ इंटरनेशनली ऑथेंटिकेटेड, फिर तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। वरना यहाँ के डॉक्टर जहाँ पे वहाँ पे टैक्सियाँ चला रहे होते। हमारा सबसे बड़ा इनिशिएटिव इस साल की एडीपी में ये है कि हमने पंजाब टीवेट सेक्टर में अपनी टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन सेक्टर में यूरोपियन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना है और हमारी हर एक सर्टिफिकेशन जो है, हर एक वो ड्यूली सर्टिफाइड होगी। जब ये ड्यूली सर्टिफाइड होंगे और इनको फिर हम इंटरनेशनल एम्प्लॉयर मार्केट के साथ जोड़ने के लिए इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स पंजाब में लेके आ रहे हैं। एक सवाल ज़रूर है एक्सक्यूज़ मी, कि ये जो आप करेंगे ये सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए होगा, आप समझ रहे हैं ना मैं कह रही हूँ, जैसे प्लम्बर्स हो गया, इलेक्ट्रिशियंस हो गया, वट एवर, या फिर ऐसे लोग भी जो आईटी की फील्ड में फॉर एग्जांपल बहुत एक्सेल कर रहे हैं जिस तरह करते हैं? ये हमारी दो तरह की स्किल्स हैं, एक वो जो दोनों का पूछ, वोकेशनल भी और डिजिटल स्किल्स भी, आईटी स्किल दोनों, आप दोनों स्किल्स। आप ये देखिए ना, आपके पास एज ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मेरे पास 120 मिलियन बच्चे हैं, जो माशाल्लाह 120 मिलियन वो बच्चे हैं पंजाब के जिनकी एज 30 साल से कम है। अब उसको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं तो 10 मिलियन से कम बच्चे वो हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, जिन्होंने कभी मैट्रिक पास नहीं किया, तो उनके लिए हमें अलहदा प्लानिंग करनी है। 4 से 5 लाख बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनके लिए अलहदा प्लानिंग करनी है। जो बेटियां 2 से 3 लाख या 4 लाख ऐसी हैं जो पंजाब में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज करके एमएससी मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, पीपल हैव डन देयर पीएचडीज, डबल पीएचडीज की हुई हैं और घरों में बैठी हुई हैं। अभी जब चीफ मिनिस्टर साहबा ने पहला बैच जो हमने प्रवास कार्ड के ज़रिए सऊदी अरेबिया भेजा, तो उसमें एक बच्ची थी पीएचडी और उसने कहा कि सर मैंने ये कस्टमर सर्विसेज एजेंट केएफसी में जॉब रियाद में हमने उसे अरेंज करवा के दी। तो उसने कहा कि मैं जा रही हूँ रियाद, लेकिन मैं वहाँ जाके फिर अपनी फर्दर एक्सप्लोर करूँगी ऑप्शंस और शायद मुझे अपना स्पॉन्सर मैं स्विच कर लूँ, लेकिन मुझे जाना है ताकि एटलीस्ट मुझे एक इंटरनेशनल कंपनी में जॉब मिल रही है। तो अब मैं बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब डिग्रीज़ जो है ना, ये आपको नॉलेज देती हैं, लेकिन डिग्रीज़ आपको स्किल सेट नहीं देती। दुनिया चेंज हो गई है।
अब एम्प्लॉयर्स ये नहीं पूछते कि विच डिग्री यू हैव, एम्प्लॉयर ये पूछते हैं कि व्हाट यू कैन डू फॉर अस। तो ये एक बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है। अब बच्चों को नॉलेज के साथ अब एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, पहले सर होता ये था कि सीवी पे ऑलरेडी फैसला हो जाता था खालिद साहब, राइट, कि सीवी पे हो जाता था कि इसको रखना है, इंटरव्यू फॉर्मेलिटी होती थी। अब इंटरव्यू इज द मेन इवेंट, सीवी पे सिर्फ आपको दरवाजे में अंदर आने का मौका मिलता है, डिसाइड अब मौके पे ही होता है कि ये कर भी पाएगा कि नहीं। बिल्कुल जी सर, आप क्या तो कहेंगे? पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के बारे में आपने बात की थी, कुछ तो हमारे चेयरपर्सन हैं अदनान अफजल चट्टा साहब, इन्होंने बड़ी सपोर्ट दी हमें। फंडिंग जो है वज़ीर आला साहबा ने पिछले साल हमें पहली दफ़ा गवर्नमेंट पंजाब की दी है। पहले हम ज़कात काउंसिल के फंडिंग पे डिपेंडेंट थे, बहुत थोड़ी थी इमदाद, हमारी लेबॉर्ट्रीज़ अपग्रेडेड नहीं थी, टेक्नोलॉजिकली जिस तरह आजकल चेंजेस आ रही हैं, बहुत फास्ट चेंजेस आ रही हैं, डिजिटाइजेशन में भी आ रही हैं, जो कन्वेंशनल फील्ड्स है उसमें भी बेशुमार चेंजेस आ रही हैं, और जिस तरह डिमांड बढ़ रहा है विद इन दी कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी यूथ बल्ज है, एक तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सारे यूथ बल्ज को अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें। यानी पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में है। बिल्कुल सर। तो हमने जब ये शुरू किया सफ़र इसका 2 साल पहले, तो पहले को तकरीबन 38,000 से हमने इसको 75,000 एनुअल जो है वो टारगेट अपना लेके गए हैं बच्चियों का। और पीवीटीसी में यहाँ कहना चाहूँगा कि ये वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 50% जो है वो बच्चियाँ होती हैं, 50% मेल जो हैं ट्रेनीज़ होते हैं। और साथ साथ हमने जो हमारे जितने ट्रेड्स हैं, हाँ जी। ये भी हमने कोई 82 ट्रेड्स जो है ना इसमें अब शुरू कर दी है। जो हमारे स्पेशल पर्सन्स हैं और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके लिए भी आपके पास उनके लिए कोटाज भी है ना? जी, उनके लिए भी है हमारे। मैं इसलिए व्यूअर्स कहना चाहती हूँ कि बहुत दफ़ा लोग जब हम इस तरह की बात करते हैं ना लड़का लड़के की, तो आप लोग प्रिज्यूम करते हैं दिस इंक्लूड्स ऑल द जेंडर्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन पाकिस्तान। Obviously. जी सर। दूसरा ये है कि हम वर्क बेस्ड ट्रेनिंग जो है ना हमने इनिशिएट की हुई है, यानी फैक्ट्रीज और बिजनेसेस के अंदर हमारे जो है ट्रेनीज हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, उसमें उनकी एम्प्लॉयबिलिटी की चांस भी बढ़ जाता है। और दूसरा ये कि जो इंडस्ट्री या बिजनेस की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी सपोर्ट है टू द इंडस्ट्री, और वाइस वर्सा इंडस्ट्री हमारे साथ सपोर्ट देती है कि ह्यूमन रिसोर्स को जो है ना अपने प्रेमिसेस में उनको ट्रेन होने के लिए मौका देती है। दूसरा बात हुई थी कि ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की, वो बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए। और जिस तरह हमारी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है बच्चों की, ख़ासकर नौजवानों की, मेल फीमेल दोनों इसमें शामिल हैं, तो ये है कि हम अगर ये इनको ट्रेन कर लें, और जो हम कर रहे हैं इनको, और दूसरा ये है कि हमने अपने ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट की लाइसेंस के लिए भी जो है ना अप्लाई किया हुआ। फेडरल गवर्नमेंट हमें मेरे ख्याल चंद दिनों तक वो हमें लाइसेंस भी दे देगी, जिसपे हम खुद एज एन इंस्टीट्यूशन जो है ना अपने पास आउट्स को, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, उनको जो है सेफली हम भिजवाएंगे थ्रू ए लीगल प्रोसेस। ये देखें ना, वही सबसे बड़ी बात है, सेफली। हम यूथ की बात करते हैं तो हम जहाँ अपने मुल्क के फ्यूचर के बारे में परेशान है, तो हर माँ अपनी औलाद के फ्यूचर के लिए उसी तरह परेशान होती है जिस तरह हमारा स्टेट परेशान है इंटायर यूथ के बारे में। अब मसला ये है कि व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने बड़े आसान अल्फाज में ये समझा दिया कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ अगर बाहर ही भेजना है बच्चा तो मौके हैं। इलीगल काम करना, गैर कानूनी काम करना, लोगों को पैसे देना, कश्तियों पे बच्चों को बिठा के भेज देना, रवाना कर देना, पता नहीं बच्चे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। प्लीज़ लीगल और एथिकल तरीके, आपका स्टेट सोचे, आपका स्टेट आपके बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहा है, इससे बड़ी क्या बात है? जी अदनान साहब। पूरे स्किल, इस पूरे इकोसिस्टम में जो इतने स्टेप्स हैं, आपका बच्चा सिर्फ अपने करीब तरीन अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर करे। अगर उसने ट्रेनिंग लेनी है हैवी मशीनरी ऑपरेटर की, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की, हेल्थ केयर में, नर्सिंग असिस्टेंट में, हॉस्पिटैलिटी में, जिस एक सेक्टर में भी उसका एप्टीट्यूड है उसकी ट्रेनिंग ले। सरकार बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग दिलवाएगी, साथ बहुत कुछ हमारे कोर्सेज में स्टाइपेंड भी बच्चे को मिलेगा, वजीफ़ा भी मिलेगा। सादा लफ्ज़ों में बताता हूँ, फिर जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो सरकार आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाएगी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट। और जब आपकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हो जाएगी, सरकार आपका हाथ पकड़ के आपको इंटरनेशनल कंपनीज़ के साथ भी इंट्रोड्यूस करवाएगी। जब आपकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, हम एक पोर्टल लेके आ रहे हैं, सर्टिफ आईडी पोर्टल।
सर्टिफाइड ही जर्मन बेस्ड पोर्टल है जर्मनी का, और उसमें हम अपने बच्चों को 10,000 बच्चों को पंजाब में इस दफ़ा जर्मन, जापानीज़, साउथ कोरियन लैंग्वेजेस सिखाने जा रहे हैं, ताकि अभी मैं उनसे MOU साइन करके आया। ये वज़ीर-ए-आला पंजाब का जो विज़न है इकनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें मैन पावर एक्सपोर्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट प्राइमरी जो है पिलर 1 है इसका। जब हम वो MOU साइन करने गए तो मुझे सर्टिफाइड के CEO ने कहा कि आई नीड 1000 फिजियोथेरेपिस्ट, मुझे 1000 फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। अब 1000 फिजियोथेरेपिस्ट क्या, पंजाब में हज़ारों फिजियोथेरेपिस्ट विदाउट जॉब सर बैठे without हुए job हैं, बैठे हुए गाड़ियां चला के अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, वो जो सर्विस होती है गाड़ियों की। मैं मेरी खुद इस तरह मुलाकात हुई किसी से, मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि चलो आज मैं तुम्हें राइड में लेके जाती हूँ। मैंने कहा मतलब राइड में लेके जाती हूँ, खैर मुझे भी शौक था, वो ले गई। वैसे ही बात करना शुरू हो गए, सामने एक बच्चा बैठा हुआ था, मैंने कहा यंग बच्चा होगा, ही वॉज 28 years old, वो सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट था, वो बाहर से भी अपनी सर्टिफिकेशन करके आया था। कहता है इससे ज्यादा पैसे कमा लेता हूँ, फिजियोथेरेपी से में तो कोई पैसे ही नहीं है। मैं हैरान रह गई। और अब बहसीत गवर्नमेंट हमने क्या करना है कि हमने उसको वो पाथवे देना है फॉर इंटरनेशनल एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो लैंग्वेज सीखे, लैंग्वेज सीख के फिर उसको हम उस एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के साथ लिंक कर दें। तो अब लैंग्वेज सीखना जर्मन एक कमिटमेंट का काम है, शायद एक्सपेंसिव भी हो। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब की इस विजन के तहत हमने लैंग्वेज इनिशिएटिव 10,000 बच्चों का शुरू किया है। ये बच्चे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं या जो इंजीनियरिंग सेक्टर में हैं या हेल्थ केयर में हैं, ये अपने आखिरी साल में या पोस्ट डिग्रीज़ भी जर्मन लैंग्वेज सीखें। पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड इस दफ़ा जर्मन लैंग्वेज के, साउथ कोरियन के और जापानीज़ के कोर्सेज शुरू करवा रहा है, और इन तीनों मुल्कों में बेइंतहा डिमांड है। हम अपने बच्चों के लिए ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि अपने बच्चों को हम इंटरनेशनली डूली रिकग्नाइज स्किल सेट दें और फिर इनको ग्लोबल मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ दें, सिर्फ पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटीज़ ना हो। और देखें व्यूअर्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, इट्स नॉट लाइक ऑब्वियसली जो लोग मुल्क को रन कर रहे होते हैं उनका दिमाग हमारे से थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा चलता होगा, ऑब्वियसली चलता होगा, तो उन्होंने कुछ सोच के ये प्लान बनाया। ऑब्वियसली आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो चाहते होंगे कि बाहर की इमिग्रेशन ही ले लें। द पॉइंट इज उसका भी लीगल तरीका ये है कि आप वहाँ पे जाएं, आप वहाँ पे काम करें। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे रहना चाहते हैं, वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, अपना टाइम पूरा करें और बेशक पासपोर्ट ले लें। डुअल सिटीजनशिप पे तो पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक तरीका है करने का। व्यूअर्स देखें, अच्छे तरीके से भी काम हो सकता है और प्रॉपर तरीके से जो आपको सारी जिंदगी फायदा दे, और इलीगल तरीके से भी काम हो सकता है कि वो एक इलीगल काम सारी जिंदगी के लिए आपके रिकॉर्ड पे आ जाए। सो बात यह है कि जब माँ बाप से ज़्यादा परेशानी चीफ मिनिस्टर पंजाब को है अपने यूथ की, अपने बच्चों की, आप कहेंगे क्यों है उनको? देखिए, सबसे पहली बात तो वो खुद भी एक माँ है। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि बीइंग अ लीडर वो अंडरस्टैंड करती हैं कि यूथ को अगर हम सही तरीके से इंगेज करेंगे तो तभी हमारे मुल्क का फ्यूचर सिक्योर होगा। बच्चे सिक्योर होंगे तो मुल्क भी सिक्योर होगा। इवेंचुअली ये हमारे लीडर्स होंगे, तो वो फ्यूचर लीडर्स को तैयार कर रही हैं। मैम आइए जल्दी से किचन में अपनी प्यारी सी सहेली से जानते हैं। जी बिल्कुल रेडी होगी तारी। उसके अंदर हमने थोड़े से मटर ऐड किए हैं, आपको जैसे बताया, चाहें तो कीमा ऐड कर लें, और इट्स रेडी टू सर्व। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पे क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम को कंक्लूड करना है, खालिद साहब आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए और आप लोगों से राब्ते का, आपके डिफरेंट किस तरह से वेबसाइट्स वटेवर जो भी, प्लीज़ वो भी शेयर कर लीजिएगा। अभी जो भी लोग मोटिवेट हुए हैं वो मौके पे ही आप लोगों से कनेक्ट हो जाए। तो सर आपका मैसेज एंड विल क्लोज विद यू सर एज ऑलवेज। जी सर। पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के जो एडमिशन्स हैं वो जुलाई में और जनवरी में होते हैं, वहाँ से नई क्लासेस शुरू होती हैं। उसमें शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, 3 माह के कोर्सेज, 6 मंथ्स के भी और 1 ईयर के भी। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को, ख़ास तौर पे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जो लोअर इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, बच्चियाँ हैं जो आसानी से सीखना चाहती हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन है जिसमें बच्चियाँ अपना कोई ना कोई ट्रेड सीख के अपने पाँव पे खड़ी हो सकती हैं। तो ये स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल जो ट्रेनिंग है, ये आज के दौर की मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ख़ास तौर पे हमारी यूथ को, जिसमें मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सारे शामिल हैं इसमें। थैंक यू सो मच सर। एंड सर वी विल क्लोज विद यू। ज़रा इनको मोटिवेट कर दें कि एटलीस्ट राब्ता तो कर लें, बाकी तो फिर आप लोग संभाल ही लेंगे सर। मेरा अपने इन बच्चों को ये सादा सा पैगाम है, चाहे आपने ग्रेजुएशन कर ली है, आपके पास बहुत अच्छी डिग्री है, MSCs हैं, आप PhD हैं, आप ग्रेजुएट हैं, या आप स्कूल नहीं गए, जिस तरह का भी आपका प्रोफाइल है,
पंजाब गवर्नमेंट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट आपके लिए कोई ना कोई इनिशिएटिव जो है वो रन कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिजिटल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो PSTF का एक BPO इनिशिएटिव है, बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, उसमें बेशुमार जो हैं कैरियर ऑप्शंस हैं। अमेरिकन मेडिकल बिलिंग की ट्रेनिंग कर लें, अमेरिकन स्लड सेक्टर की ट्रेनिंग कर लें। हमारा एडवांस IT टेक प्रोग्राम है, उसमें अगर आपकी पहली डिग्री IT की नहीं भी है तब भी आप एडवांस IT टेक प्रोग्राम में आ सकते हैं। इसके अलावा हमने हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, हेल्थ केयर, हैवी मशीनरी ऑपरेटर्स, क्लीनिंग, लॉजिस्टिक्स, प्रोटेक्शन, जिस एरिया में डिमांड है, फॉरेन लैंग्वेजेस और जहाँ पे भी हमें ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत इन्वेस्ट कर रही है। आपके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही हैं। वज़ीर आला का ये ख्वाब है कि वो आपका हाथ थामे आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए। सिर्फ आपने अपनी डिग्री पे रिलाई नहीं करना, आपने अपनी स्किल्स डेवलपमेंट में, अप स्किलिंग में एंड री स्किलिंग में इन्वेस्ट करना है। डिग्री विल नॉट लीड यू टू एम्प्लॉयमेंट, आपकी स्किल आपको एम्प्लॉयमेंट तक लेके जाएगी। आप इस फ़र्क को समझें। सिर्फ डिग्री करके आप ये ना समझ लें कि मैंने अपना काम कर दिया है। आज के एम्प्लॉयर को ये ज़्यादा उसके लिए जानना ज़रूरी है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप डाटा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, डाटा मैनेज कर सकते हैं, डाटा सेव कर सकते हैं, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का पता है, आपको AI एजेंटिक आती है, या आपकी जो वोकेशनल स्किल्स हैं उसमें आपके पास इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, आपने उन ट्रेड्स में वोकेशनल ट्रेनिंग्स हासिल की हैं जिनकी बैरून मुल्क में डिमांड है। हुकूमत पंजाब इस पूरे इकोसिस्टम में आपको ट्रेनिंग देने में, आपके लिए बाहर नौकरियों का बंदोबस्त करने में, और अगर आपके पास वसाइल नहीं है, फाइनेंशियल मीन्स नहीं है, तो प्रवास कार्ड के ज़रिए आपको वो वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं कि आप अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करें, बैरून मुल्क नौकरियां हासिल करें, अपने वालदैन का ख्वाब पूरा करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नसर हो। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर गिविंग द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, क्योंकि होता ये है ना कि बहुत सी बातें सर आप लोग जानते हैं, हमारे व्यूअर के लिए वो बिल्कुल एक नई और नायाब चीज़ होती है। और सर ने बड़ी प्यारी बात की मेरे भाई ने, इसी पे मैं प्रोग्राम कंक्लूड करूँगी। आजकल तो यूनिवर्सिटी में डिग्री के लिए दाखिला नहीं होता अगर आपके पास सिर्फ अच्छे नंबर होते हैं। दुनिया तो इतनी बदल गई है। मैंने जब अपने बेटे का हम लोग बाहर दाखिला करने की कोशिश कर रहे थे व्यूअर्स, तो नंबर तो आ गए थे, लेकिन मसला ये था कि कंपटीशन इतना है। और क्या क्या किया है, क्या डिबेटिंग की है, क्या ड्रामा सोसाइटी का हिस्सा था, और क्या क्या इस बच्चे ने किया, कोई स्पोर्ट्स थी। तो जब स्कूलों में और कॉलेजेस में दाखिला नहीं हो रहा विदाउट सम स्किल सेट, तो नौकरियाँ कैसे मिलेंगी गाइस। सो एट द एंड ऑफ द डे हमारे साथ आज दो बड़ी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, और ऑफ कोर्स लीड कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई अदनान भाई। सो बात ये है कि व्यूअर्स, जब वो खुद आके आपको बता रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम फिर भी ना इसका फ़ायदा उठाएं, तो आई एम सॉरी, फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।